वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि विकेंद्रीकरण और पंचायती राज के बारे में हमने जानकारी दी। तो आज मैं पंचायती राज तथा विकेंद्रीकरण क्या है, तो हमने पंचायती राज दैट मीन्स ग्राम का विकास किस तरह किया जाए, और विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि शासन सत्ता वो एक व्यक्ति के हाथों में ना हो के जनता के हाथों में हो, जिससे जो भी कार्य किया जाए वो सक्सेसफुल तरीके से हो सके। तो हमने यहाँ पर विकेंद्रीकरण की जो जानकारी दी है वो है कि विकेंद्रीकरण और पंचायती राज एक दूसरे के पूरक है। कहने का अर्थ है, अगर हमारा पंचायती राज नहीं होगा तो विकेंद्रीकरण नहीं होगा, और विकेंद्रीकरण नहीं होगा तो पंचायती राज नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है कि दोनों जो है एक दूसरे का पूरक है। नेक्स्ट है कि बिना पंचायती राज के हम विकेंद्रीकरण का स्थापना नहीं कर सकते हैं। पंचायती राज और विकेंद्रीकरण को 3 भागों में बांटा गया है। जब अगर पंचायती राज नहीं होगा तो हम विकेंद्रीकरण का स्थापना नहीं कर सकते, और विकेंद्रीकरण नहीं होगा तो हम पंचायती राज की स्थापना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो कार्य है वो सेम है। दोनों जो एक दूसरे से पूरक है और दोनों के तहत ही हम ग्राम और समाज का विकास करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि पंचायती राज के द्वारा ही हम विकेंद्रीकरण का विकास करते हैं। यहाँ पर हमने पंचायती राज को 3 भागों में बांटा गया है और विकेंद्रीकरण को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है प्रखंड समिति, तीसरा है जिला परिषद। तो ये तीनों के तहत अलग अलग जो कार्य होता है, ग्राम पंचायत से अगर कार्य नहीं हो पा रहा है तो हम उसको प्रखंड समिति तक पहुंचाते हैं, अगर प्रखंड समिति तक कार्य नहीं हो पा रहा तो हम उसको जिला परिषद तक पहुंचाते हैं। तो ये 3 भागों में इसको बांटा गया है और तीनों का कार्य अलग अलग है। तो यहाँ पर हमने बताया कि प्रजातांत्रिक जो विकेंद्रीकरण है उसकी उपयोगिता क्या क्या है। तो उसका जो पहला उपयोगिता है वो सामान्य जनता तक स्वतंत्रता, दूसरा है नागरिकता का पूर्ण विकास, तीसरा है नौकरशाही का समापन होना, तीसरा है स्थानीय विकास में सुविधा, और नेक्स्ट है मनोवृत्तियां तथा मूल्यों में परिवर्तन, नेक्स्ट है दुर्बल वर्ग, और नेक्स्ट है आर्थिक विकास। तो कहने का अर्थ है कि जब भी हम किसी भी कार्य को करें तो उसके लिए सामान्य जनता की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हम उसको स्वतंत्रता जब तक नहीं देंगे किसी भी कार्य को नहीं करवा सकते हैं। तो इसके लिए जनता को कार्य करवाने के लिए हमको उसको स्वतंत्रता देनी होगी, तभी हम उस कार्य को सही तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कि नागरिकता का पूर्ण विकास होना चाहिए। अगर हम जनता को कार्य करने का अधिकार दे रहे हैं, स्वतंत्रता दे रहे हैं, तो उसको हम विकास करने का भी अधिकार देंगे विकेंद्रीकरण के तहत, तभी हम उसको कह सकते हैं कि ये जो विकेंद्रीकरण का जो उपयोगिता है, जिससे कि जनता भी स्वतंत्र है और नागरिक का भी पूर्ण विकास होगा। नेक्स्ट जो है कि नौकरशाही का समापन होना, मतलब हमारे देश में ज़्यादातर नौकरशाही और तानाशाही जैसे स्थितियां आती है, तो ऐसी स्थितियों को समाप्त किया जा सकता है, और वो समाप्त हम किससे कर सकते हैं, विकेंद्रीकरण के तहत कर सकते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है कि अगर हमारे यहाँ कोई फंड आ गया या कोई लोन आ गया तो उसको सिर्फ एक ही आदमी के पास रह जाता है और वो जनता तक नहीं पहुँच पाता है, जिससे क्या है कि जनता वंचित हो जाता है, और जिस व्यक्ति के पास रहता है वही सिर्फ उस चीज़ों का सही यूटिलाइजेशन करता है। तो उसके लिए हमको सारे व्यक्तियों तक उस चीज़ को पहुंचाना चाहिए। नेक्स्ट जो है कि स्थानीय विकास में सुविधा होना चाहिए। हमारा विकेंद्रीकरण और पंचायती राज का मेन उद्देश्य होता है कि स्थानीय जनता या फिर स्थानीय या ग्राम का विकास करना चाहिए, जिससे कि जनता भी विकसित हो और ग्राम भी विकास करे। नेक्स्ट जो है वो है कि मनोवृत्तियां तथा मूल्यों में परिवर्तन। कहने का अर्थ है कि मनुष्य का अगर विकास हो जाता है, मनुष्य जब शिक्षित हो जाता है तो उसका मनोवृत्तियां और मूल्यों में भी परिवर्तन होने लगता है। नेक्स्ट है दुर्बल वर्ग। हमारे समाज में ज़्यादातर देखा जाता है कि कमज़ोर वर्ग जो है वो अत्यधिक होते हैं, जो उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है, जिसके कारण वो कमज़ोर का कमज़ोर होता ही रह जाता है। नेक्स्ट है कि आर्थिक विकास। विकेंद्रीकरण के तहत हम आर्थिक विकास या आर्थिक स्थिति को हम मजबूत और ऊंचा बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा समाज और हमारा राष्ट्र का विकास होगा, और इस समाज और राष्ट्र के विकास के साथ साथ हमारा नागरिक और वहाँ की जनता जो है वो विकसित करेगा और हमारा समाज भी विकास करेगा। तो हमने विकेंद्रीकरण के तहत
विभिन्न तरह की उसकी जो उससे जो 3 भागों में बांटा गया था उससे हमने बताई, और विकेंद्रीकरण की उपयोगिता क्या क्या है उसके बारे में हमने जानकारी दी। और उससे पहले हमने विकेंद्रीकरण के तहत उद्देश्य, उसकी समस्याएं क्या है उसकी भी जानकारी हमने दी। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि विकेंद्रीकरण के तहत इतने सारे जो हमने जानकारियाँ दी वो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।